नमस्कार, सवाल इंडिया का में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। कई अहम खबरें और चर्चा आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आज से 2 दिन की बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। इस बैठक में आज पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। सबसे पहले पीएम का संबोधन होगा। ये बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर हो रही है। इसमें अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री समेत कई नेता शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में विकसित भारत संकल्प अभियान की समीक्षा हो रही है। साथ ही इसमें 24 दिसंबर को वीर बाल दिवस, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की तैयारियों पर चर्चा भी हो रही है। और यहाँ पर अब बैठक शुरू हो रही है। वहाँ पर जेपी नड्डा पहुँच चुके हैं। सभी की बैठक यहाँ लोकसभा चुनाव जो 2024 में होनी है उसको लेकर भी है और बाकी विषयों पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। तो फिलहाल ये बैठक जो है संसद सत्र जो शीतकालीन संसद सत्र है उसके खत्म होते के साथ ये बैठक अब यहाँ पर हो रही है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो है वहाँ पर बीजेपी के मुख्यालय से आ रही हैं। रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, काफ़ी अहम बैठक है ये और ठीक संसद के शीत सत्र के खत्म होने के साथ तैयारियां लगता है कि शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल, लोकसभा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और 2 दिवसीय ये बैठक है। आज अभी कुछ देर के बाद में खुद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे और उनके संबोधन पर सबकी निगाहें लगी रहेंगी कि आखिर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर उनका क्या जो है वो मंत्र होता है। तो जब संबोधन होगा उनको, आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे तो कई सारी रणनीति के बारे में पदाधिकारियों को बताएंगे। केंद्र सरकार की नीतियों को कैसे घर घर तक उसका प्रचार प्रसार किया जाए, किस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी की जाए, उस पूरे विस्तार से जो है वो उनकी बातचीत जो है वो राष्ट्रीय पदाधिकारियों से होगी। और 5 राज्यों के अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें जिन राज्यों में जीत मिली हुई है तो किन रणनीति की वजह से जीत मिली है, किस वजह से जो है उनको जीत मिली है, और अगर हार मिली है किसी राज्य में तो कहाँ कहाँ जो संगठन की कमजोरी रही, इन सारे मसलों पर जो है वो एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो इसमें रखी जाएगी और उसके बाद में उस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो है वो जो आधुनिक भारत संकल्प यात्रा जो निकल रही है, हर लोकसभा क्षेत्र में जा रही है, उसकी समीक्षा भी इस बैठक में की जाएगी। तो आज जो है वो प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा समेत तमाम जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो बीजेपी के मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। कल सुबह जो है वो जो बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार हैं अमित शाह, जो कि एक बड़े चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, कल अमित शाह का संबोधन जो है वो राष्ट्रीय पदाधिकारियों के लिए होगा और उसमें वो अमित शाह अपने जो है वो चुनावी रणनीति के बारे में राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बताएंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। लोकसभा चुनाव से ऐन वक्त पर इतनी बड़ी बैठक हो रही है। देश भर के तमाम सारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनज़र इस बार जैसा कि बीजेपी ने नारा दिया है कि इस बार 400 के पार, तो उसी रणनीति पर जो है वो यहाँ पर बैठक अभी कुछ देर के बाद में शुरू होगी। प्रधानमंत्री लगभग तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद में यहाँ पर पहुँच सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रवीश, इस पूरी जानकारी के लिए। आप नज़र रखें, हम आपके पास और इस पर अपडेट्स के लिए आते रहेंगे। एक दुखद घटना हुई है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। यहाँ पर एक कस्बे में पिता बाहर थे और माँ पड़ोस में थी। बेटे को वो मोबाइल पर वीडियो देखते हुए छोड़कर गईं। लौट कर आईं तो बच्चा गमछे के सहारे दीवार से लटकता मिला। उसे पास के सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। कहा जा रहा है कि ये बच्चा महज 11 साल का था और हादसे के वक्त यूट्यूब पर फांसी लगाने के बाद उससे जिंदगी बचाने के उपाय देख रहा था। मामले की जांच हो रही है, लेकिन इस हादसे से कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बच्चे कितने वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल तो कई बार ऑनलाइन क्लास भी होती है जिसमें बच्चों के पास काफ़ी वक्त तक मोबाइल रहता है।
बच्चों के मनोविज्ञान से जुड़े लोग कहते हैं कि इस मामले को सख्ती से हल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मामला बहुत ही नाजुक है, खास तौर पर तब जब सामने विकसित होते हुए बच्चे हों। लेकिन कुछ लोग, संगठन, संस्थान अपने स्तर पर इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले में कुछ प्रयोग हो रहे हैं जिनके बढ़िया नतीजे सामने आ रहे हैं। एक गांव के बच्चे रोज तकरीबन 1.5 घंटे स्क्रीन से दूर रहते हैं। तकरीबन 3000 लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। इसके जरिए किताबें पढ़ने में दिलचस्पी जगाने की कोशिश है, साथ ही लोगों को मिलने जुलने का भी वक्त मिले। इस दौरान दूसरे शौक भी पूरे कर सकते हैं लोग। महाराष्ट्र के इस गांव की शानदार पहल सांगली जिले के मोंदियाचे वडगांव में ये प्रयोग चल रहा है, इसको लेकर काफ़ी तारीफ हो रही है। भविष्य में इसे 2 घंटे करने की योजना है। 4 और गांव भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो रहे हैं और सायरन बजते ही सब स्क्रीन से दूर हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ा सवाल है कि बच्चों को इसके जो खुले तौर पर इंटरनेट वगैरह पर जो भी वो देखना चाहें, वो जो देख रहे हैं, उससे जिस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, उसके कारण इस तरह के हादसे ना हो, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शेखर शेषाद्री हैं, सलाहकार हैं संवाद के, और प्रशांत माली हैं, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, लॉयर हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो डॉक्टर शेषाद्री, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो इंटरनेट का प्रचार प्रसार हुआ है और बहुत सस्ता है डेटा हमारे देश में, बाकी जगहों पर ऐसा नहीं है, और उसका हम देखते हैं कि न सिर्फ क्लास वगैरह भी ऑनलाइन हुए हैं, बल्कि माँ बाप की भी आदत होती है कई बार, या जो भी बच्चे को देख रहा है उसकी भी आदत होती है कि कई बार जब परेशान हो रहे हों या बच्चा परेशान कर रहा हो तो मोबाइल थमा के निकल जाते हैं। और बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, किस तरह से उसके कोमल मन पे प्रभाव पड़ रहा है, कैसे इससे बचें? मेरी 3 रिस्पॉन्सेज हैं। एक तो ये कि अभिभावक का संतान के साथ और अध्यापक का छात्र के साथ रिश्ता जो है, दुर्भाग्यवश उसकी संस्कृति जो है वो आदेश, उपदेश और अपेक्षा पे आधारित है। वो वार्तालाप की संस्कृति नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि बच्चों की परवरिश में एक परिवार का दिनचर्या जिस तरीके से है और समय कैसे बिताते हैं, कितना समय आप बच्चों के साथ खेल में, बातचीत में बिताते हैं और कितना समय आप अपने काम में व्यस्त हैं तो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उनका मन बहल जाए तो ये एक तरीका हो जाता है उनको खाना खिलाने का, अगर वो जिद्दी हैं वगैरह। तीसरी बात यह है कि कोविड के महामारी के दौरान भी जब पाठशालाएं बंद थी और लगभग हम डिजिटल दुनिया में ही जी रहे थे, तो कई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, संवाद से भी, जो हमारा राष्ट्रीय पहल है बाल संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य का, जो हम बाल और महिला कल्याण मंत्रालय के तहत निमहैंस बेंगलोर में चला रहे हैं, तो कुछ गाइडलाइंस थी कि छोटपन में ये 3-4 साल के बच्चे जो होते हैं, स्क्रीन टाइम इनके लिए एक दिन में 90 मिनट इतना ही होना चाहिए, वो भी लगातार नहीं, 15-15 मिनट का छोड़ के। थोड़े और इनकी उम्र हो जाए तो कुछ ज्यादा, और किशोर अवस्था में शायद क्योंकि वो पढ़ते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन होता है, लेकिन इसके साथ साथ फैमिली टाइम अगर हो और एक फैमिली में ही जॉइंट एक्टिविटी साथ में हो, क्वालिटी टाइम जिसको कहते हैं, तो जो भी वो देखते हैं मोबाइल फोन्स पे या स्क्रीन में, कम से कम उस पर चर्चा होती है और ज्ञान की उत्पत्ति जो है वो विस्तृत होती है। तो इसको हम जीवन कौशल्य कहते हैं। तो ये 3 चीजें जो हमें नजर रखना चाहिए इस तरह की दुर्घटना जो हुई है इसको समझने के लिए, कि बच्चे जीवन के बारे में, रिश्तों के बारे में, भावनाओं के बारे में, तनाव के बारे में, उससे कैसे जूझते हैं और कैसे कुशलता से उसको सुलझाते हैं और उससे बाहर निकलते हैं। तो ये एक चौखट है जो आजकल हम हमारे इस पहल के द्वारा पाठशालाओं में और जहां भी बच्चे मौजूद हैं उनके साथ इस तरीके का एक हम फैमिली टाइम लेके हम कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत माली भी हमारे साथ हैं। प्रशांत जी,
जो यहाँ पर डॉक्टर शेषाद्री बता रहे हैं वो तो काफ़ी अहम है, जो एक कनेक्ट और कम्युनिकेट की बात है परिवार के अंदर, परिवार के सदस्यों के साथ। लेकिन कई बार ये भी होता है, अभी जो मॉडर्न फैमिलीज़ हैं उनमें आम तौर पर न्यूक्लियर फैमिली होती है और अक्सर माँ बाप काम कर रहे होते हैं, और जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी नाना नानी शायद आसपास ना हो। ऐसे में एक ये भी हमने कैंपेन देखा है कि कैसे पेरेंटल लॉक कई सारी चीज़ों पर हो, लेकिन कितना प्रभावी है ये, इसको कैसे हैंडल किया जाए। कई बार तो बच्चे जो हैं वो माँ बाप से, अगर तकनीक की बात करें तो वो ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, माँ बाप को तो पता ही नहीं होता है कई बार। सारे घरों में अमूमन यही देखने को मिलता है कि जो बच्चा होता है उस घर का, वो ही मम्मी और पापा का टीचर होता है व्हेन इट कम्स टू मोबाइल फोन और इंटरनेट की जो सुविधाएं होती हैं उसके लिए। तो फोन तो फैमिली में बच्चों को देना ही पड़ता है, दो कारणोंवश देना पड़ता है। एक तो उसका पढ़ाई, उसकी जो एग्जाम या उसकी पूरी स्कूलिंग है वो मोबाइल पे आती है, और दूसरा ये जो टेक्निकल अज्ञानी होते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल अज्ञान फैमिली में बसा होता है मम्मी और पापा का, उसको काउंटर करने के लिए बच्चा आगे आके फिर बच्चा पे ज्यादा विश्वास या प्यार लाड़ से वो दिया जाता है। और तीसरा होता है कि बच्चे से जान छुड़ाने के लिए कई बार मोबाइल उसे दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ चाइल्ड लॉक कभी काम में नहीं आता, बिकॉज बच्चे ढूंढ निकालते हैं कि चाइल्ड लॉक को कैसे तोड़ा जाए। इसे सिर्फ प्रबोधन से, इसे स्कूल में जो काउंसलर होते हैं उसको साइबर साइकोलॉजी से लेस करके, साइबर साइकोलॉजी के जो इफेक्ट्स है, इल इफेक्ट्स है मोबाइल फोन यूज करने के, उस पे ट्रेनिंग, उस पे अध्याय, उस पे केयर, उस पे उनका ध्यान, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, एज अ लॉयर, एज अ पॉलिसी एंथुसियास्ट, मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेटर की मैंने कई साल आपके ही एनडीटी पे बात छेड़ी थी कि ऑनलाइन कंटेंट और ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेटर होना चाहिए। तो वापस लाइक मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले ये डिमांड हमने की थी, मैंने की थी, तो वापस ये डिमांड काफी वाजबी हो जाती है कि जब बच्चों को कंटेंट कंजम्पशन करना है, और बच्चों को कंटेंट कंजम्पशन अगर आप वो उसे पहले इवेल्युएट नहीं करके करोगे तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। क्योंकि इंडियन एथॉस, इंडियन कल्चर थोड़ा अलग वे में चलता है। बच्चों की जो परवरिश होती है वो अलग तरीके से होती है, और उस परवरिश में ये जो इतना शार्प कंटेंट आता है या कंटेंट आप सर्च करके आपके पास आता है, इससे ये हादसे ज्यादा तरीके से हो सकते हैं। इसीलिए हमें ऑनलाइन कंटेंट और गेमिंग रेगुलेटर भारतवर्ष में होना, और कौन से टाइप का कंटेंट है वो जो चाइल्ड कंज्यूम कर सके उस पर रेगुलेटर। बाकी बड़ों को शायद फ्रीडम ऑफ, जो फ्रीडम है उनका, ह्यूमन राइट्स अगर उनको एम्फेसिस करना है, जो देखना है, फ्रीडम ऑफ लाइफ को एम्फेसिस करना है, जो देखना है देखे, लेकिन बच्चों के लिए ये लाना जरूरी है। तो दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब ऐसे हादसे होते हैं तो कहीं बार इन्हें वाइडली पब्लिसाइज नहीं किया जाता, वाइडली बताया नहीं जाता, ताकि दूसरे बच्चे, दूसरे जो फैमिलीज हैं वो सीख ले सकें। तो इसे स्कूलों में, फैमिलीज में ये बताना, और इससे जो सीख मिलती है उससे अपने आप को, अपने फैमिली को, जो फैमिली एज ए यूनिट है उसको ग्रो करना, और ताकि ऐसे हादसे अपने फैमिली में ना हो, इसके लिए प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, डॉक्टर शेषाद्री, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगी कि ये कई बार होता है कि नहीं, इसको लेकर डांटना नहीं है, इसको लेकर कुछ कहना नहीं है, लेकिन दो चीज़ें, एक तो सुरक्षित रहे बच्चा, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर प्रकार से समझाया जाए। दूसरे की शायद आपस में भी बातचीत में परिवार को सजग रहना होगा कि वो बच्चे के सामने क्या बात कर रहे हैं, या टेलीविज़न पर मान लीजिए क्या कंटेंट देख रहे हैं, क्योंकि आइडियाज़ तो कहीं ना कहीं आसपास से आती है, तभी तो ये सर्च वो कर पाते हैं। जैसे हमारे साइबर सिक्योरिटी के विशेषज्ञ ने अभी कहा, देखिए कंटेंट रेगुलेशन एक हद तक आप कर सकते हैं, हाँ। लेकिन कंटेंट केवल मोबाइल फोन्स और टीवी में नहीं है। कंटेंट तो हमारे इर्द गिर्द चारों दिशाओं में है। पोस्टर्स लगी होती हैं, फिल्मों की पोस्टर्स होती हैं, फिल्में आती हैं, ट्रेलर्स आती हैं, तो उसमें हिंसा को लेके या तनाव को लेके या लोग अनबन किस तरह से झेलते हैं, तो ये कंटेंट तो हर तरफ है। तो जैसा मैंने पहले कहा,
अगर चर्चा और वार्तालाप की परंपरा और संस्कृति एक घर में हो, कंटेंट जो भी आप देख रहे हैं, जितना भी आप उसको रेगुलेट करने की कोशिश करें, लेकिन बातचीत हो, उसके बारे में एक दृष्टिकोण लेना, उस पे विश्लेषण करना, उसका उस पे वाद विवाद करना, ताकि ज्ञान जो है वो हाँ, सूक्ष्म तरीके से एक बच्चे में पैदा हो, ताकि बिल्कुल। भविष्य में किसी किसी ऐसे वो दो राहे पे आए तो ये बात ऑलरेडी हो चुकी है और वो उचित निर्णय अपने जीवन के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में लेता ठीक है है। या लेती है। ठीक, एक हमीरपुर में तो आखिरी सवाल मैं प्रशांत माली आपसे, बहुत बहुत शॉर्ट में, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है हमारे पास, कि किस उम्र के शुरू होते के साथ बच्चों को इस तरह की बातें बतानी शुरू कर देनी चाहिए कि मोबाइल जो है वो आपके लिए कितना हार्मफुल भी हो सकता है, डेटा कंजम्पशन इस तरह का, वो किस उम्र से बतानी शुरू कर देनी चाहिए? कई बार लगता है बच्चा बहुत छोटा है। जब से मोबाइल फोन बच्चा हाथ में ले, बिकॉज ये हर एक घर में हर एक बच्चे की जो बुद्धिमत्ता होती है वो थोड़ी अलग हो सकती है, तो इसलिए हम एज हाँ, डिफाइन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। किसी को अच्छी बुद्धि 2 साल में आती है, किसी को 3 साल में, 4 साल में आती है। तो जब जब वो हाँ, मोबाइल हैंडल करने लग जाता है, तभी उसे ये मोबाइल के बारे में, साइबर हाइजीन, ये मोबाइल के बारे में, मोबाइल जो हैंडल करने के लिए जो सिक्योरिटी के नियम है, और मुझे ऐसा स्पेसिफिकली लगता है कि ये मॉरल साइंस जो अपने यहाँ टॉपिक चलता है, हर स्कूल में हम्म, मॉरल साइंस कम्युनिटी लिविंग टॉपिक होता है, उसमें ये भाग होना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाया जाए कि मोबाइल फोन जी, कैसे हैंडल करें, मोबाइल फोन से जो दिक्कतें होते हैं उससे कैसे बचे, और एक मोबाइल कल्चर कैसे उसको हैंडल करने का उनमें पनपे। जी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर शेखर शेषाद्री आपका और प्रशांत माली आपका, इस चर्चा के लिए। उम्मीद है कि लोग समझेंगे, देखेंगे इस चर्चा को और कदम उठाएंगे। बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ों से भी सुरक्षित रखना। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के वाहनों पर हुए आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम पहुंच गई है। आज एनआईए की टीम ने टेरर स्पॉट का दौरा किया, साथ ही गांव वालों से भी बात की। राजौरी में लगातार तलाशी अभियान जारी है। कल दोपहर हुए आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए और 3 जवान घायल हो गए थे। दरअसल आतंकियों का जोर अब कश्मीर घाटी के बजाय राजौरी पूंछ पर है। कश्मीर की तुलना में वो राजौरी और पूंछ से घुसपैठ को आसान समझते हैं। आतंकी इस इलाके में घने जंगल, पहाड़ी और प्राकृतिक गुफाओं का फायदा उठाते हैं। इस पर और जानकारी के लिए चलते हैं हमारे एडिटर डिफेंस राजीव रंजन के पास। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर फायरिंग की। सुरनकोट से थन्ना मंडी जाने वाले रास्ते पर डेरा की गली इलाके में बुधवार देर रात से ही सुरक्षा बल ऑपरेशन लॉन्च किए हुए थे। सेना और पुलिस को खुफिया सूचना मिली कि घने जंगलों में आतंकी छुपे हुए हैं। उसी दौरान सेना की टुकड़ी गुरुवार को करीब 3:45 बजे वापस लौट रही थी। आतंकी मौके की तलाश में थे। सॉफ्ट टारगेट दिखा और सेना के वाहन पर निशाना बनाया। सेना के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। यह अलग बात है कि इस ऑपरेशन में 4 जवान शहीद हो गए, 3 जवान घायल हो गए। फिलहाल सेना जो है पूरे इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चला रही है। इलाके की बात करें तो चारों तरफ घना जंगल है, पहाड़ है, प्राकृतिक गुफा है और इसी का फायदा आतंकी उठा रहे हैं। 2003 से पहले जो है राजौरी पुंछ जो इलाका था एक्टिव था। बीच में इस इलाके में आतंकी घटनाएं न के बराबर हो गई थी, लेकिन अब फिर से इस इलाके में आतंकी सक्रिय हो रहे हैं। इसके पीछे एक और वजह बताई जा रही है कि इस इलाके में जो पाकिस्तानी सेना के जो रेगुलर सोल्जर हैं वह भी एक्टिव हो गए हैं आतंकी के वेश में। रिटायर्ड सोल्जर भी हैं जिनको पाक सेना से सीधा सपोर्ट मिल रहा है। कश्मीर की तुलना में इस इलाके से पार करना, घुसपैठ करना ज्यादा आसान है आतंकियों के लिए और इसका फायदा उठा रहे हैं। सेना भी इनके खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन छेड़े हुए है। सेना का यह कहना है कि इन आतंकियों को कतई नहीं बख्शेगी। ये एक डिस्परेट अटेम्प्ट है, अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, लेकिन इन आतंकियों का मारा जाना बिल्कुल तय है। सुरक्षा बल यह भी कह रहे हैं कि इस इलाके में फिर से जो आतंकी घटनाएं एक्टिव हुई उसके पीछे कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट है। बिना लोकल सपोर्ट के आतंकी घटनाएं न के बराबर हो सकती है।
अब ये देखने वाली बात है कि यह जो लोकल सपोर्ट जो मिल रहा है, क्या वो पैसे के लालच में कर रहे हैं, दे रहे हैं, या फिर अपने मन से सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर बंदूक के नोक पर। जो भी बात हो, सुरक्षा का बलों का ये कहना है कि आतंकियों का सफाया करके ही वो दम लेंगे। संसद में सेंधमारी करने वाले सभी 6 आरोपियों का आज साइको एनालिसिस टेस्ट हुआ। ये टेस्ट दिल्ली के रोहिणी के एक इंस्टीट्यूट में हुआ। इस बीच खबर आ रही है कि संसद सुरक्षा चूक के आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। इस घटना का असल मास्टरमाइंड मनोरंजन डी है, जो फंडिंग के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। वो अपने ग्रुप को बड़ा संगठन बनाना चाहता था। मनोरंजन ने ही संगठन में भर्ती का जिम्मा सागर शर्मा को दिया था। पूछताछ में ललित झा ने बताया कि उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसके बाद इस घटना के बाद उस पर यूएपीए लगेगा। वहीं आज ललित झा का पुलिस रिमांड भी खत्म हो गया और इसके बाद उसकी कोर्ट में पेशी हुई। उसे 5 जनवरी तक फिर से रिमांड में भेज दिया गया है। तो इस मामले को लेकर काफ़ी उत्सुकता है और इस मामले को लेकर संसद में काफ़ी हंगामा भी हुआ और हमने ये भी देखा कि इसी मामले से जुड़े हंगामे के बाद 146 सांसद निलंबित हुए थे और इन 6 आरोपियों से लगातार अब पूछताछ जो है वो चल रही है। साइको एनालिसिस टेस्ट भी हुए हैं। उसमें एक साइकेट्रिस्ट होता है जो कि कई सवाल करता है और जो मनोस्थिति है इनकी, जिस तरह की आदत है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे। सीधा उनके पास हम चलते हैं। मुकेश, बताया जा रहा है कि लगातार पूछताछ जो हो रही है उसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। क्या कुछ बता रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, दिल्ली पुलिस लगातार जो आरोपी हैं, सभी 6 आरोपी, उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और जो पूछताछ में जो ललित झा था उसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा था, लेकिन ललित झा ने अपनी पूछताछ में कहा कि वो मास्टरमाइंड नहीं है। मास्टरमाइंड जो है मैसूर का रहने वाला मनोरंजन डी है, क्योंकि ये लगातार जो है इस संगठन को खड़ा करने के लिए, जो वो संगठन बना रहे थे उसको खड़ा करने के लिए वो लगातार जो है फंडिंग की कोशिश कर रहा था, फंड इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। और उसका ये भी कहना है कि सागर शर्मा से उसने कहा था कि इस संगठन में जो भर्ती का काम है वो आप देखेंगे, यानी कि युवाओं को की जो भर्ती है उसका काम सागर शर्मा देखेगा। उसने ये भी कहा कि सागर शर्मा से कहा गया था कि युवाओं का क्रांति और इंकलाब के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाए और फिर उनको इस संगठन से जोड़ा जाए और सरकार के खिलाफ एक बड़ा संगठन खड़ा किया जाए। तो इसको लेकर जो अहम पूछताछ है ललित झा ने वो बताई है और ये भी कहा है कि उनको लगता था कि इस जो संसद में वो ये जो हमला करेंगे या जो प्रोटेस्ट है वो करेंगे, उसके बाद उनको आसानी से जमानत मिल जाएगी। लेकिन उन पर दिल्ली पुलिस ने यूएपीए लगा दिया है और उनका कहना यह है कि उनको लगता था कि उनको इस पूरे हंगामे के बाद आसानी से बेल मिल जाएगी और जमानत पर बाहर आने के बाद वो लोग काफी बड़े चेहरे हो जाएंगे, एक पब्लिक फिगर हो जाएंगे और लोगों की सिंपैथी उनको मिलेगी और इसके बहाने वो पूरे देश में फंड इकट्ठा करेंगे और अपने संगठन को बड़ा करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दिल्ली पुलिस ने उन पर यूएपीए लगा दिया है। तो अभी इस पूरे मामले में जो सभी आरोपी हैं उनसे पूछताछ चल रही है। सभी आरोपी जो 4 मुख्य आरोपी हैं वो 15 दिन की रिमांड पर हैं और जो ललित झा है वो अभी 5 जनवरी तक रिमांड पर है। वहीं दिल्ली पुलिस सभी आरोपियों के जो मोबाइल फोन हैं उनकी जो सिम कार्ड हैं उनको दोबारा से रिन्यू कराने की कोशिश कर रही है ताकि क्लाउड के जरिए जो पूरा मोबाइल का डेटा है वो पुलिस को मिल पाए, क्योंकि इस पूरे वारदात के बाद जो आरोपी ललित झा है वो सभी के मोबाइल लेकर भाग गया था और उसने सभी मोबाइल आग के हवाले कर दिए थे जिससे कि सबूत मिट जाएं। तो दिल्ली पुलिस अगर ये डेटा रिट्रीव कर लेती है तो उससे ये मालूम चल जाएगा कि आरोपी किस किस के संपर्क में थे। संसद पर इस तरह का जो कांड है, जो हंगामा है, वो करने के पहले किसके संपर्क में थे और क्या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। क्योंकि आरोपी जिस विचारधारा की बात करते हैं, जिस क्रांतिकारी विचारधारा की बात करते हैं, उस विचारधारा के बारे में जब दिल्ली पुलिस ने इससे लंबी पूछताछ की तो वो बहुत ज्यादा उस आइडियोलॉजी के बारे में जानते नहीं हैं। तो दिल्ली पुलिस को ऐसा लगता है कि इनके पीछे कोई ना कोई जरूर है जो उनको गाइड कर रहा था और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे कोई मास्टरमाइंड भी हो सकता है। जी
बहुत शुक्रिया आपका मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी इस मामले की जांच चल रही है और भी कई चीजें सामने आ रही हैं। संसद के शीत सत्र में विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में आज इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेता पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में विपक्षी दलों के नेता जंतर मंतर पर सुबह से जुटे हैं। यहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, लेफ्ट से सीताराम येचुरी, डी राजा, एनसीपी से शरद पवार, टीएमसी से मौसम नूर, आरजेडी से मनोज झा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हसनैन मसूदी सहित कई अन्य दलों के नेता मौजूद हैं। आरएलडी से शाहिद सिद्दीकी और आम आदमी पार्टी से संदीप पाठक भी मौजूद हैं। जंतर मंतर के अलावा अलग अलग राज्यों में भी सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 एमपीज को इन्होंने बाहर निकाला। कोई कुछ नहीं बोला। हमारे राम गोपाल यादव जी यहां नहीं है, उन्होंने बहुत दूर बैठे थे। ऐसे कई जो 147 एमपीज में दूर दूर बैठे थे, मुंह भी नहीं खोले थे, बोलने का बात उनको समय भी नहीं मिला, लेकिन उसको सस्पेंड किया गया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल फोन पे बैठा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है। रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेल फोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। ये है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। वो समझते हैं कि विपक्ष के लोगों के खिलाफ इस तरह से कदम उठाएंगे तो देश की विपक्ष उनका आवाज हम बंद कर सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश की संसद हो, प्रजातंत्र हो, इसके बचाने के लिए जो कुछ कीमत देनी पड़ेगी वो कीमत देने के लिए आज मंच पर बैठे हुए सभी राजनीतिक दल पूरे दिन से तैयार है। हम लोग सब यहाँ पे आए हैं और पूरे देश भर में ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जो कत्लेआम हो रहा है हमारा जनतंत्र का, 150 के करीब पार्लियामेंट मेंबर का सस्पेंशन कभी सुना नहीं इतिहास में। और इस तरीके से सस्पेंड करने का मतलब है कि अगले बार अगर जीत के आएंगे तो पार्लियामेंट भी रहेगी या नहीं रहेगी, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। तो आज जनतंत्र को बचाना है, हमारे संविधान को बचाना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। ये संसद के दोनों सदनों से 146 सांसदों के निलंबन का विरोध सड़क पर उतरकर कर रहे हैं। राजस्थान में जयपुर समेत सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। राज्यसभा एवं लोकसभा से 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी प्रदर्शन की कड़ी में जयपुर के शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और यहां ये आज की तारीख को प्रजातंत्र बचाओ दिवस के रूप में मना रहे हैं और साथ ही प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि सरकार सदन में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहती है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में सदस्यों को निलंबित किया गया है। अभी इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई विधायक भी पहुंचे हैं और इन सब का यही आरोप है कि सरकार सदन में चर्चा से भागती है, जबकि वो सदस्य जिन्हें निलंबित किया गया है उनमें से अधिकांश इस बात की मांग कर रहे थे कि जो सदन में सुरक्षा चूक हुई है उस पर गृह मंत्री अपना जवाब दें।
और जवाब देने की बजाय उन सदस्यों को सदन से निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही साथ कांग्रेस इस प्रदर्शन के जरिए इस कोशिश में भी जुटी है कि लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को वापस से एकजुट किया जाए और उनमें ऊर्जा का संचार किया जाए। खासतौर पर राजस्थान में जबकि चुनाव में कांग्रेस पार्टी पीछे रह गई है, तो इसे इस कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है और नेता साफ तौर पर अपने भाषणों में भी इसका जिक्र कर रहे हैं कि हम एकजुटता से अगर लड़ेंगे तो लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। कैमरा पर्सन जसराज के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। कर्नाटक सरकार में मंत्री जमीर अहमद की सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में वो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ एक लग्जरी प्लेन में सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग्जरी प्लेन में ये सफर सूखे से जूझते प्रदेश के लिए पीएम मोदी से मदद मांगने को लेकर था। ये लग्जरी विमान किराए का था क्योंकि कर्नाटक सरकार के पास खुद का चार्टर्ड प्लेन नहीं है। बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस जनता के टैक्स के पैसे इस तरह से खर्च कर रही है। Please ask this question to BJP people. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾವ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ? ಒಬ್ಬರೇ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ? Chief Minister and his colleagues were going to Delhi to seek funds for the drought relief in Karnataka. People are suffering. Siddaramaiah himself says they are in dire strait because more than 200 taluks are being declared as drought. Under such sensitive circumstances, posting a luxurious charter flight travel is very insensitive and inhuman by the Zamir Ahmad Khan, and Mr. Siddaramaiah also should have avoided going through a chartered flight instead of going in a regular flight. सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी प्रतिभा रमन का। प्रतिभा, ये एक ऐसा मामला है जहां पर बीजेपी को हमले करने का मौका मिल गया है इस पूरे मामले को लेकर। जी, अब देखिए, कर्नाटक में ड्रॉट की समस्या है और इसी समस्या को डिस्कस करने के लिए चीफ मिनिस्टर दिल्ली पहुंचे पीएम मोदी के साथ ये डिस्कस करने के लिए। और कर्नाटक में पूरे 200 से ज्यादा तालुक का ड्रॉट हिट माना जाता है और इस समय में इस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट जो कर्नाटक की मंत्री जमीर अहमद खान ने पोस्ट किया है, हैप्पी मोमेंट्स बोलते हुए ये पोस्ट किया है, और वो कांग्रेस के लिए बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट कर दी है क्योंकि बीजेपी जो है वो इस एक्ट को डिप्लोरेबल के नाम से मान रहे हैं। और जब से कांग्रेस यहाँ पे कर्नाटक में पावर ले ली है, तब से बीजेपी ने ये कहा है कि कांग्रेस जो है वो एंटी पुअर पार्टी है और ये वीडियो जो है वो बीजेपी की क्लेम्स को प्रूव करने में पूरी तरह से मदद कर दी। अब कांग्रेस की जो रिएक्शंस जो आ रही है वो ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से टाइम नहीं मिली और टिकट भी नहीं मिली, जिसकी वजह से प्राइवेट जेट को लेनी पड़ी। लेकिन ये प्राइवेट जेट जो है वो जब पीएम मोदी जो है वो प्राइवेट जेट में ट्रैवल कर सकते हैं तो चीफ मिनिस्टर की कर्नाटका क्यों नहीं? इसी सवाल पूछते हुए कांग्रेस की रिएक्शंस अब आ रही है। अब देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से कांग्रेस को अफेक्ट करेगी, क्योंकि पूरी तरह से बीजेपी जो है, जैसे आपने कहा है, पूरी तरह से ये वीडियो जो है वो इस समय में जब ड्रॉट की समस्या डिस्कस कर रहे हैं और फार्मर्स सफर कर रहे हैं, इस समय में पूरी तरह से इस वीडियो में आप देखेंगे तो दुख कम और सुख ज्यादा है। बहुत शुक्रिया आपका प्रतिभा इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब ये विवाद जो है अब चल पड़ा है लग्जरी चार्टर्ड प्लेन से मदद मांगने के लिए दिल्ली आने का इन नेताओं का। तो फिलहाल सवाल इंडिया का में इतना ही। नमस्कार।